ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। जिंदगी मक्खन रापचिक झकास चल रही होगी और थोड़ी सी टेंशन के साथ भी चल रही है, क्योंकि अब बोर्ड नजदीक आते जा रहे हैं और तुम थोड़ी सी आपका तैयारी को जैसे जैसे पेस पर लेकर जा रहे हो, वहां पर तुम्हें ये लग रहा है कि कुछ एक एक चीज आपका मिलकर बूंद बूंद से सागर भर जाए। भाई पहली आपका वीडियो जो आई जिसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करवाए मैंने बुक 1 से, उसमें मैंने जैसा कहा था आपने भाई बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सारे कमेंट किए, भर भर कर कमेंट किए, ठीक है। और उसी हाई डिमांड पर आपका वीडियो 2 में लेकर आ रहा हूं, पर शर्त यह है कि बुक 2 के बाद अगर आपको एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो जितने कमेंट आपका बुक 1 पर आए हैं उससे डबल आपको करने पड़ेंगे बुक 2 के ऊपर, तभी आपके लिए अगला कुछ मैं और अच्छा लेकर आऊंगा, है ना। और आप लोगों को बस एंड तक वीडियो देखना है, क्योंकि इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बुक 2 के आपके दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलो बिना किसी देरी के अब अपन आपको क्या करते हैं, बिल्कुल शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको क्या लिखना है कमेंट सेक्शन में, ज्योग्राफी इज लव, ताकि हम क्लास को कर सके शुरू। और सबसे पहला चैप्टर आता है आपका पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे जितने भी सैंपल पेपर मैंने एनालाइज किए हैं, उन सैंपल पेपर्स में आपका जो है एक बात आपका देखी मैंने कि बहुत सारी बार अगर इसको डायरेक्टली बोर्ड में नहीं पूछा गया है तो सैंपल पेपर में भर भर कर इस क्वेश्चन को दे रखा है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपका मोस्ट, मतलब आपका ये कह सकते हैं, इसको मैंने आपका जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की कैटेगरी में डाला हुआ है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आप सुनिएगा बहुत ध्यान लगाकर, आपका काम की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले उसने पूछा डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल वर्कर्स एंड मेन वर्कर्स। अब देखो मार्जिनल वर्कर्स कौन होते हैं? मार्जिनल वर्कर वो वर्कर्स होते हैं जिनको अगर प्रोडक्टिव काम देखोगे तुम तो साल में कम से कम 183 दिन फॉर लेस देन 183 डेज आपका जो है काम करने मिल रहा है, ये तो हो गए मार्जिनल वर्कर्स। और जिन लोगों को आपका जो है बेसिकली 183 कम से कम एटलीस्ट, मतलब इतना तो कर ही रहे हैं, इससे ज्यादा ही काम मिल रहा है, 183 डेज से आपका ज्यादा है, तो उनको आपका क्या बोलेंगे? उनको मेन वर्कर्स बोलेंगे। इट इज डिफाइंड दैट वर्कर्स हु हैड नॉट वर्कड फॉर द मेजर पार्ट ऑफ रेफरेंस पीरियड, या आप ये कह लीजिए कि इन्होंने आपका पार्ट टाइम की तरह काम किया है, और ये है मेन वर्कर्स की तरह काम करने वाले। इंडिया में इनकी जो परसेंटेज है वो लगभग 11.5% है, और अगर मेन वर्कर्स की कैटेगरी में जाएंगे तो 31.7% ऑफ वर्कर्स टोटल पॉपुलेशन का आपका इसमें है। तो सर बाकी कहां गई? भगवान का नाम लो, बेरोजगारी बहुत है आपका देश के अंदर, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, मतलब अगर ऐसे हालात रहे तो भगवान आपका जो है कहाँ क्या हो सकता है, इसलिए आपका जो है हमको लड़ना पड़ेगा साथ मिलकर, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसे स्टार्टअप जिससे दुनिया भर को आपका नौकरी मिल सके, कोई आपका बेरोजगार न रह जाए। हमें आपका संकल्प यही रखना है अपना, ठीक है। चलो उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्जिनल वर्कर्स रिफ्लेक्ट्स लेस डेवलपिंग इकोनॉमी एंड पॉवर्टी, और उसके साथ साथ आपका जो है भाई साहब यहां से भी चीजें आपको समझ में आ सकती हैं। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, अब दूसरा क्वेश्चन जो आपकी तरफ चलेगा, ठीक है। ओहो ये तो क्या हो गया जी, यहां से चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर द ईयर। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपका ना मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही है, मोस्ट रिपीटेड तो है ही है, और मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहेगा 2026 के लिए। मतलब ये मान लो कि उसने ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के चक्कर में तुमसे 3 फेजेस आपका पूछ लिए। पहला फेज कौन सा है? पहला फेज आपको लिखकर आना है पेपर के अंदर 1901 से लेकर 1921 को, जहां पर हम पॉपुलेशन को स्टैग्नेंट पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्टेशनरी फेज है, मतलब बहुत ज्यादा आपका जो है मतलब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है। और इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो बहुत कम थी, इवन हमने नेगेटिव ग्रोथ रेट भी देखी है। इस बात को याद रखिएगा, इसको मैंने अंडरलाइन किया है ताकि आप भी पेपर में अंडरलाइन कर आए। और 1911 से 21 तक बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई, कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीज लो। दूसरा जो टाइम पीरियड आपका शुरू होता है वो शुरू होता है आपका 1921 से 1951 वाला, इसे हम स्टडी पॉपुलेशन भी कहते हैं, या फिर आपका ग्रोथ भी देखते हैं। ओवरऑल इंप्रूवमेंट तो आपका हुई थी, क्योंकि अब इसमें ग्रोथ क्यों बढ़ गई? क्योंकि आपका देश की आजादी के बाद जब 1921 से 51 वाला टाइम पीरियड आ गया, 47 के बाद आपका देश की आजादी हो गई थी, तो उस समय के बाद आपका क्या हुआ, देश के अंदर सैनिटेशन, हाइजीन, उसके अलावा आपका डॉक्टर वगैरह की आपका अवेलेबिलिटी, वो सब थोड़ी सी इंप्रूव होने के कारण थोड़ी चीजें अच्छी हुई। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट की कंडीशन आपका अच्छी हो गई, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ आपका कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो गया, और क्रूड बर्थ रेट आपका जो है फिर क्या हुआ, इसमें हाई देखने को मिलने लग गया, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा
अगर आप फेज 3 की तरफ जाएंगे तो फेज 3 आपका आता है 1951 से 1981 वाला, जहां पर हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, क्योंकि अब चीजें आपका थोड़ी इंडिया में बेटर होने लग गई थी। हमने 1960s तक आते आते आपका क्या कर लिया था, एक तो मतलब हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह आ गया था, तो हमारे पास खाने पीने की भी भरपूर चीजें हो गई, तो अब लोग खा रहे हैं और भाई साहब आपका जो उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ी रही है, ठीक है, विच वॉज कॉज्ड बाय रैपिड फॉल and the mortality rate were a heightened fertility of population of the country. Average annual growth rate was as 2.2%. Increased international migration, bringing in Tibetans, Bangladeshis, नेपाली, ये सब भी आपका जो आने लग गए, तो इससे भी आपका पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। और जो फेज 4 आया वो आया पोस्ट 1981 वाला, जहां पर ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन थ्रू रिमेन हाई हैज स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली, और फिर आपका डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला क्रूड बर्थ रेट में, रिस्पॉन्सिबल फॉर सच पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अब अपन एनालाइज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया 1921। ये क्वेश्चन आपका अलग से डलवाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैंने इसको आपका जो अलग से डलवा दिया है। दूसरा चैप्टर जो अब हम चल रहे हैं उसमें चलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ। अब सबसे पहला जो इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है, राइट अ नोट ऑन एवोल्यूशन ऑफ इंडिया टाउन इन इंडिया। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब होता है जो चक्कर चल रहा है उसके बेसिस पर। तो सबसे पहले हमारे पास एंशियंट टाउन है, और एंशियंट टाउन हम उन टाउन्स को मानते हैं जिनका टाइम स्पैन कम से कम आपका 2000 साल पुराना है। जैसे वाराणसी को हम आपका मानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टाउन है, और अमंग देम प्रयागराज, पाटलिपुत्र, मदुरई, ये कुछ एग्जाम्पल हैं एंशियंट टाउन के। उसके बाद आपका जो है बेसिकली मिडाइबल टाउन आते हैं। मिडाइबल टाउन अबाउट 100 ऑफ एग्जिस्टिंग टाउन्स, जो कि आपका रूट्स है मिडाइबल पीरियड की। जैसे आपका जो है अगर आप देखेंगे ज्यादातर आपका मुगल्स के टाइम पीरियड में आपका बसाया गया, या फिर पर्टिकुलरली किसी जगह को आपका देखा गया, वहां से आती हैं। अब जैसे इसमें ज्यादातर दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, ये वाली आपका लोकेशन पे आपको बात करने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब ये देखने को मिल गया। उसके साथ साथ अब आप आगे बढ़ेंगे तो आप चल सकते हैं कहां पर, अब आप चल सकते हैं आपका मॉडर्न टाउन की तरफ। अब आप कहां पर चलेंगे, अब आप मॉडर्न टाउन की तरफ चलिए। मॉडर्न टाउन मतलब आपका ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस वाला आपका टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ स्टार्टिंग में आपका जो है जैसे कोस्टल लोकेशन देखने को मिलेगी, और बाद में कुछ डेवलप्ड हुए हैं एज एन ट्रेडिंग पोर्ट्स, सच एज सूरत हो गया अपना, दमन हो गया, गोवा हो गया, पुडुचेरी हो गया। लेटर दे डेवलप प्रिंसिपल नोड्स, जैसे मुंबई, मुंबई के साथ चेन्नई, कोलकाता, ये ट्रेडिंग सेंटर्स आपका बन गए, और उनके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बने बाद में जाकर, फिर समर रिजॉर्ट, मिलिट्री एरियाज में आपका कन्वर्ट हो गए, जिनको हम कैंट भी कहते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे टाउन आपका डेवलप्ड हुए एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स में, जैसे चंडीगढ़ बनता है, भुवनेश्वर है, ज्यादातर इनमें वो नाम आते हैं जो कि किसी राज्य की आज के जमाने में कैपिटल भी रह रही है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, अब देखो यहां से कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपका बन सकते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है सेमी क्लस्टर्ड और डिस्पर्स का। अब यहां पे हेमिलिएटेड भी लिख सकता है वो, अब यहां पर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट भी लिख सकता है वो, यहां पर आपका क्लस्टर्ड सेटलमेंट भी लिख सकता है सेमी क्लस्टर्ड की जगह, फिर डिस्पर्स के बीच में भी डिफरेंस पूछ सकता है। तो ऐसे कर कर जो ये क्वेश्चन आता है ना आपका, जो बेसिकली लिखने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन सेमी क्लस्टर्ड एंड डिस्पर्स सेटलमेंट। अब सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट में आप देखेंगे तो इट इज फॉर्म ड्यू टू क्लस्टरिंग इन अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्पर्स सेटलमेंट। यहां पर आपका जो है बेसिकली सेग्रीगेशन बहुत होता है, फ्रेगमेंटेड टाइप ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। वन और मोर सेक्शन ऑफ द विलेज सोसाइटी चूज और इज फोर्स टू लिव लिटिल अवे फ्रॉम द मेन क्लस्टर। अब अगर आपको याद हो तो मैंने सेमी क्लस्टर्ड में बार बार आपको पढ़ाया है कि एक सेक्शन सोसाइटी के अंदर ऐसा होता था, या तो वो आपका रह रहा है बाहर जाकर, या ऐसा हो सकता है कि उसको फोर्स किया गया हो, वो गांव के आउटस्कर्ट्स पर आपका जाकर बस जाता है। ये कहां पर देखने को मिलेंगे, ये आपका सेमी क्लस्टर्ड में देखने को मिलेंगे। और जो मेन सेंटर में आपका रह रहे हैं गांव के, वो लोग होंगे जिनके पास या तो जमीनें बहुत ज्यादा हैं, या किसी आपका जो है हायर सोसाइटी को आपका बिलोंग करते हैं, या फिर जिनके पास आपका जो है ज्यादा जमीन जायदाद के आपका पर्पस देखिए, वो सेंटर पार्ट ऑफ द विलेज को ऑक्यूपाई करेंगे। अब इसमें जैसे आपका गुजरात हो गया, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, ऐसा देखने को मिलता है। और डिस्पर्स सेटलमेंट का मतलब एक आइसोलेटेड सेटलमेंट्स भी होता है, जहां पर बहुत छोटी छोटी हट्स ऐसे दूर दूर आपका देखने को मिल जाएंगी, एक यहाँ है तो एक यहाँ है। एक्सट्रीम डिस्पर्जन ऑफ सेटलमेंट, एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड नेचर टेरेन, मेनी एरियाज ऑफ मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला में आपका ऐसी सेटलमेंट हमको देखने को मिल जाती हैं। अब आप मुझे आपका ये बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में मुझे ऐसा बताइएगा कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि क्लस्टर्ड सेटलमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा जरा थोड़ा सा। दूसरा,
डिफाइन ह्यूमन सेटलमेंट, ब्रीफली डिस्क्राइब द रूरल सेटलमेंट टाइप्स इन इंडिया। तो क्लस्टर्ड ऑफ ड्वेलिंग ऑफ एनी टाइप और साइज वेयर ह्यूमन बींग्स लिव्स इज कॉल्ड एज ह्यूमन सेटलमेंट। कोई भी ऐसा इलाका जहां पर आपका लोग रह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स का आपका देखा जा रहा है, या एक पूरा आपका जो है ग्रुप ऑफ पीपल रह रहा है, तो उसको हम ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ पॉपुलेशन या पीपल, एप्रोप्रिएशन ऑफ टर्शरी एज रिसोर्सेज बेस्ड सेटलमेंट, वेरी इन साइज एंड टाइप। अब ये चार तरीके के सेटलमेंट है, क्लस्टर्ड रूरल, सेमी क्लस्टर्ड, हेमिलिएटेड, डिस्पर्स। एक और क्वेश्चन बताइएगा, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट को और किस नाम से भी जाना जाता है? कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्लस्टर्ड और रूरल सेटलमेंट को आप देखेंगे तो क्लस्टर्ड और रूरल सेटलमेंट कैसे है, कॉम्पैक्ट है, बिल्ट अप ऑफ एरियाज, ये पूरी बातें आपको बताएंगे। अब इसमें राजस्थान वगैरह वाले इलाके में आपका देखने को मिल जाएगा। फिर सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट, दो आपका बता ही दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब तुम क्या ही बताओगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर आपका हेमिलिएटेड सेटलमेंट, इसको फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट, जहां पर आपका यूनिट डिवाइड होती है। और ये वाला पोर्शन जरूर याद रखिएगा कि हेमिलेटेड सेटलमेंट को अलग अलग छोटी छोटी यूनिट्स में भी बांटा गया है, जिसको पन्ना, पारा, पाली, नगला, धानी ऐसे भी नाम दे सकते हैं। तो वो ऐसी लाइन लिखकर आपका पूछेगा कि ये कौन सी सेटलमेंट में आपका इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद आते हैं डिस्पर्स्ड सेटलमेंट पर। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट को आइसोलेटेड सेटलमेंट भी कहा जाता है। रिमोट जंगल्स में जाकर दूर दूर जहां पर घर बसे होते हैं उन इलाकों को आपका ये कहा जाता है। अब आते हैं इस पूरे आपका चैप्टर का, वैसे तो वेटेज वाइज तो बहुत बड़ा नहीं है, बट सबसे बड़ा चैप्टर इस बुक का आपका यही रहता है, ठीक है। अब लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर से सबसे पहले तो आपका पहला क्वेश्चन जो तैयार हो सकता है, जो आपका बना बहुत बार पूछा जा चुका है, ड्राईलैंड फार्मिंग और वेटलैंड फार्मिंग में आपका उसने डिफरेंस पूछा है। ड्राईलैंड फार्मिंग वो जगह होती है जहां पर एवरेज रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से आपका कम देखने को मिल रही है। एग्जांपल के तौर पर वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान आपको इसमें ले सकते हैं। और यहां पर आपका ड्रॉट्स वगैरह की समस्या बहुत रहती है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है। इसीलिए हमें यहां पर आपका ड्रॉट वगैरह की खेती करनी पड़ती है, जैसे बाजरा हो गया, या फिर हम आपका जो है बेसिकली दालों की बात करेंगे, ग्राम उगा लो इसमें, है ना। और कहां कहां पर मिल सकता है, नदन मध्य प्रदेश, राजस्थान वाला इलाका, कुछ कच्छ के पार्ट में आपका जो देखने को मिल जाएगा। वेटलैंड फार्मिंग अब आपका चेंज हो जाती है। वेटलैंड फार्मिंग आपका जहां पर रेनफॉल इज मोर देन टोटल मॉइस्चर, जहां पर देखने को मिलेगी। कभी कभी आपका फ्लैश फ्लड, सॉइल इरोजन जैसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। एक्वाकल्चर बहुत प्रैक्टिस किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। और अब पानी की कोई कमी नहीं है तो कैसी क्रॉप्स होंगी, तो क्रॉप्स ऐसी उगाई जाएंगी जो कि वाटर इंटेंसिव होंगी, जैसे राइस हो गई, है ना। फिर उसके बाद आपका जो है व्हीट हो गई। और अब ये कहां पर देखने को मिल सकती है, वेस्ट बंगाल जैसे इलाकों में, बिहार जैसे इलाकों में आपका देखने को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा ये क्वेश्चन भी आपका जो है चैप्टर से कई बार आपका पूछा रखा है सैंपल पेपर के अंदर, प्रोटेक्टिव इरिगेशन और प्रोडक्टिव इरिगेशन के अंदर क्या अंतर होता है। तो देखो, प्रोटेक्टिव का मतलब होता है कि जहां पर हम किसी भी क्रॉप को आपका प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट में जाने के लिए, एडवर्स इफेक्ट हो, उसकी सॉइल मॉइस्चर खत्म हो जाए, उसका पानी खत्म हो जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करना मतलब हमारा क्या है, कर्तव्य बन जाता है। उसकी सॉइल को आपका बचाना, उसको सोर्स ऑफ वाटर देना, उससे आपका क्या होगा, इस स्ट्रेटेजी को अपनाकर हम अपनी सॉइल की इंटेंसिटी या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी को और क्या कर सकेंगे, इनहेंस कर सकेंगे। जबकि प्रोडक्टिव इरिगेशन की अगर आप बात करते हैं तो प्रोडक्टिव इरिगेशन का मतलब होता है कि जो करंट सिचुएशन है उससे ज्यादा प्रोड्यूस करना और ज्यादा हाई अचीव करना आपका प्रोडक्टिविटी के केस में। सॉइल मॉइस्चर की कंडीशन आपका जो है बहुत अच्छी होना, क्रॉपिंग सीजन अच्छा होना, सच इरिगेशंस आपका जो है क्या मिल जाएंगी, यहां पर हमें कल्टीवेट करने के लिए आपका मिल सकती हैं, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा अब हम आते हैं आपका जो है राइट अ नोट ऑफ प्रॉब्लम ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। ये क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा तो कम से कम आपका 5 मार्क्स का आएगा। और मैं तुम्हें बता रहा हूं ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में भरकर पूछा गया है और कई बार पूछा गया है, मतलब कई बार आपका जो है कई बार आया हुआ है ये। आप पेपर उठा के देखोगे तो इंडियन एग्रीकल्चर की आपका प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत सारी बार क्वेश्चन उठा है और ये 5 ही नंबर का क्वेश्चन आता है। मतलब आपका जब भी पूछा जाता है तो 5 नंबर से कम की आपका बात होती ही नहीं है। 3 नंबर में पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 5 नंबर तो आपका कम से कम है ही है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपका जो हम फेस करते हैं वो है कि हमारी आज भी जो खेती है वो मॉनसून के ऊपर टिकी हुई है, मतलब डिपेंडेंसी हमारी मॉनसून के ऊपर बहुत ज्यादा है और उसी मॉनसून के चक्कर में हमारी जो सप्लाई है वाटर की वो पूरी हो नहीं पाती। तो अगर आप देखेंगे तो इरिगेशन कवर्स ओनली अबाउट 33% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया, जिसकी वजह से आपका जो है डायरेक्टली हमारी क्या हो जाती है, हमारी डिपेंडेंसी आपका किसी भी रेनफॉल के ऊपर देखने को मिलती है। और पानी की आपका ग्राउंड वाटर की डिप्लेशन होने के कारण हमें आपका जो है ज्यादातर इनके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। दूसरी चीज, हमारी जो सॉइल है या जो हमारी मिट्टी है
उसकी जो प्रोडक्टिविटी एक्चुअल में होनी चाहिए, जो कंपैरेटिव टू डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे अगर मैं आपका यूएसए की बात करूं, जापान की बात करूं, रशिया की बात करूं और कंट्रीज की बात कर लूं, तो वहां पर आपका जो है सॉइल की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, जबकि हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी आपका कैसी है, लो प्रोडक्टिविटी है। जितना उत्पादन होना चाहिए उतना कायदे में आपका उत्पादन होता नहीं है, तो उस लो प्रोडक्टिविटी की समस्या से हम जूझ रहे हैं। तीसरा, हमारे फार्मर्स के ऊपर आपका जो है बेसिकली एग्रीकल्चर तो एक बेचारा आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फार्मर हमारा बड़ी मेहनत से आपका काम करता है, पर उसके ऊपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा कंस्टेंट है, क्योंकि आजकल खेती सस्ती तो रही नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है, बहुत ज्यादा आपका जो एक्सपेंसिव हो गई है। और मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर्स के लिए तो आपका इतनी बड़ी ज्यादा खेती में इन्वॉल्वमेंट करना, इतने बड़े बड़े आपका जो है मशीन्स को लेकर आना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब वो क्या करते हैं, वो किसी से पैसा खरीदते हैं, पैसा लेते हैं, साहूकार हो गया या जमीन गांव में आपका हो गया कोई, तो उससे उनके ऊपर आपका जो है क्या बढ़ जाता है, कर्जा बढ़ जाता है, तो वो एक दिक्कत है। उसके बाद हमारे आपका जो है जब से आजादी हुई है तब से आपका हमारी लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो प्रॉपर्ली आपका किया नहीं गया। और मतलब आपका जो है हमारे अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल विल भी नहीं है इसको करने की, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजों में आपका जो दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, तो उसकी वजह से आपका ये लैंड रिफॉर्म ना होना भी एक समस्या है। उसके बाद स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ये भी मतलब आपका चला हुआ आ रहा है कि धीरे धीरे कर कर आपका श्रिंक करता जा रहा है, और बहुत सारी जमीनें आपका जो है बड़े बड़े फार्मर्स के पास हैं इन कंडीशंस की वजह से। और इसके अलावा लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन, ये भी एक दिक्कत है। कमर्शियलाइजेशन का मतलब है कि हम जो भी उगा रहे हैं वो हम सेल्फ कंज्यूम कर ले रहे हैं, मतलब आपका जो है जितनी पैदावार हो रही है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो रही है। उसके बाद बेचने के लिए, अब जिसके पास छोटी ही खेती है वो बेचेगा कैसे, उसको तो उतना ही उत्पादन हो पा रहा है जितने में वो खुद खा पा रहा है, तो जब उसको वापस बेचने को लिए नहीं मिल रहा है, इनफ नहीं है जिससे वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, तो उसका मतलब होता है लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन। और इंडिया में आपका जो है बेसिकली अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत है, मतलब मैसिव अंडर एम्प्लॉयमेंट आपका बैठी हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो खासकर ज्यादा ही ज्यादा है, मतलब क्योंकि एक तो सीजनल क्रॉप्स के बेसिस पर चलती है, ऐसा नहीं है कि पूरे साल आपका जो है पैसा आ रहा है, तो वो एक समस्या आपका जो है देकर जाती है। उसके अलावा आते हैं वाटर रिसोर्स वाले चैप्टर पर। अब वाटर रिसोर्स में व्हाट आर द 4 मेजर प्रॉब्लम्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो सबसे पहले आपका वाटर रिसोर्सेज में जो प्रॉब्लम आती है वो तो है अवेलेबिलिटी, मतलब अवेलेबिलिटी की सबसे बड़ी कंडीशन है कि वाटर रिसोर्स आर एक्सेस इन सम रीजन, एज वेस्ट बंगाल वाले रीजन में पानी की कोई कमी नहीं है, बट अगर आप राजस्थान जैसे इलाके में चले जाएंगे, पेनिनसुलर इंडिया में चले जाएंगे, तो वहां पर दिक्कतें आ जाती हैं। दूसरी बात, पानी चलो अवेलेबल करा भी दिया तो डोमेस्टिक वेस्ट इतना ज्यादा है, इंडस्ट्रियल और केमिकल वेस्ट इतने ज्यादा है, जिससे पानी की क्वालिटी आपका जो है खत्म होती जा रही है। फिर पानी का यूसेज, मतलब अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा जैसे रीजन्स में ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है, महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल इन इलाकों में आपका जो है बेसिकली बहुत भर भर कर आपका पानी इस्तेमाल होता है। उसके बाद प्रॉपर आपका मैनेजमेंट नहीं है पानी का। अगर आप पानी का मैनेजमेंट देखेंगे तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वो बहुत ज्यादा क्या है, वो बहुत ज्यादा आपका जो है लेस देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आपका समस्या हमें देखने को मिलती रहती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड द चैलेंजेस पोजेस्ड बाय द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। तो सबसे पहले अगर आप वाटर कंजर्वेशन देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है हमारे देश के अंदर, खासकर आपका जो है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जो कि हमारे जीने के लिए, लाइफ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, अगर आप पूरे इंडस्ट्रीज का आपका देखेंगे तो इंडस्ट्रीज में आपका जो है लगभग 2% पानी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, और इन सबकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपका पानी का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। अगर आप डिमांड देखेंगे तो डिमांड लगातार आपका बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग हम आपका फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर, वहां पर पीने के लिए और जो फ्रेश वाटर की कैपेसिटी है वो सिर्फ 3% है, तो ये एक समस्या हमारे सामने रहती है। अब चैलेंजेस इंडिया में क्या क्या फेस होते हैं कि एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन के साथ साथ आपका डिमांड भी बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज को भी चाहिए, डेवलपमेंट करनी है तो इंडस्ट्रीज चलानी पड़ेंगी, एग्रीकल्चर को भी चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए, हाउस होल्ड का कंजम्पशन आपका इंक्रीज होता जा रहा है। दूसरा, पानी की अवेलेबिलिटी तो लिमिटेड ही है, अब चाहे कितना भी कर लो, क्या समुद्र में से पानी उठाकर आपका जो है तो टेक्नोलॉजी बना दो कि भाई उतना पानी आपका इस्तेमाल करने लग जाएंगे हम, तो वो एक कंडीशन है। उसके अलावा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा है, अब जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन के साथ साथ आपका ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ग्राउंड वाटर जैसे पंजाब जैसी स्टेट्स में, हरियाणा जैसी स्टेट्स में, वहां पर ग्राउंड वाटर डिप्लेशन होता जा रहा है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से हमें आपका दिक्कतें झेलनी पड़ जाती हैं।
उसके बाद आता है व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन इन इंडिया। तो उसमें एक तो सबसे पहले ओवर इरिगेशन इन एग्रीकल्चर, मतलब बहुत ज्यादा आपका जो है पंजाब हरियाणा जैसे रीजन्स, वेस्टर्न यूपी वाले रीजन्स, यहां पर आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऑल्दो इस रीजन में आईसीएआर के अकॉर्डिंग, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अकॉर्डिंग, ये इलाका आपका जो है वाटर इंटेंसिव क्रॉप के लिए नहीं बना है, बट फिर भी क्योंकि उसके ऊपर आपका लगातार पानी वाली खेती ही हम करते हैं इस इलाके के अंदर, तो यहां पर बहुत सारी वो खेती होती हैं जो कि वाटर इंटेंसिव होती हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न को देखते हुए यहां पर क्या होता है, यहां पर ज्यादातर इस्तेमाल होता है। और अच्छी बात यह भी है कि 85% ऑफ जो नेट सून एरिया है इज इरिगेटेड यूजिंग वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, जिससे ग्राउंड वाटर आपका जो जल्दी खत्म हो जाता है। अब हाई वाटर डिमांड्स क्रॉप्स के लिए तो चाहिए, क्योंकि अगर भाई हम क्रॉप्स ही उगानी बंद कर देंगे तो हमारे पास खाएंगे क्या, है ना, तो वो भी एक समस्या है। उसके बाद वाटर टेबल जो है इन स्टेट्स में आपका बहुत तेजी से कम होता हो जा रहा है। राजस्थान, महाराष्ट्र और फिर आपका जो है बेसिकली बिहार जैसी स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट्स में आपका जो है मॉडरेट लेवल पर रहे हैं, फिर भी आपका पानी की डिमांड आपका क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब ये जल क्रांति अभियान 2015-16 में आपका आया है, हो सकता है कि इस साल ये क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है तुम्हें, ठीक है। तो जल क्रांति अभियान 2015-16 में आपका लॉन्च किया गया था। वाटर सिक्योरिटी एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, मतलब हमें पानी को आपका बचाने के लिए एनजीओ बनाने पड़ेंगे, लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, वाटर स्कार्सिटी की लोगों को परेशानी समझानी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। उसके साथ साथ पॉल्यूशन और सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी या प्रैक्टिस की तरफ हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पानी को आपका जो पानी के अंदर पॉल्यूशन हो गया, जैसे यमुना हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री मतलब रिवर मिलती है, तो उसको क्या करना है, उसका पॉल्यूशन कम करना है, कंजर्व करना है पानी को, ग्राउंड वाटर क्वालिटी अच्छी करनी है और आर्टिफिशियल रिचार्ज वगैरह अच्छे करनी है। लोगों के अंदर आपका अवेयरनेस फैलाओगे और लाइवलीहुड सिक्योरिटी आपका जो करोगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपका चीजें अच्छी होती हुई चली जाए। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। उसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन 3 बेल्ट्स ऑफ मेन डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपका ये रहता है, कैसा रहता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपका ये रहता है। अब दोस्तों जरा ध्यान सुनना, ठीक है। अब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में आपका जैसे ही मैं बात करता हूं तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, और ठीक है, और की कोई दिक्कत ही नहीं है, और में चलते हैं, और ठीक है दोस्तों। अब और में पहला आपका जो रीजन है वो है द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। अब नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन का मतलब हो गया है कि यहां पर आपका जो है एक तो छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर हो जाता है, झारखंड वाला इलाका, उड़ीसा प्लेट्यू आपका कवर हो जाता है, उसके साथ वेस्ट बंगाल और पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ ये कवर हो जाते हैं। तो यहां पर बहुत सारे आपका जो है रिसोर्स हमें पास क्या मिल रहे हैं, मिनरल्स, आयरन ओर, ये सारी चीजें, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, ये सब आपका देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो बेल्ट है वो है साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। ये बेल्ट एक्सटेंड करता है आपका कर्नाटका से शुरू होकर, कर्नाटका से जाता है, फिर गोवा, कंटीजियस तमिलनाडु वाला इलाका, केरला वाला इलाका। यहां पर ज्यादातर फेरस मिनरल्स बहुत मिलते हैं। फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन का कंटेंट आपका जो है ज्यादा देखने को मिल जाता है अपने को, ठीक है दोस्तों। तो आयरन मेटल्स आपका मिल जाएंगे, बॉक्साइट हो गया। इट ऑल्सो कंटेन हाई ग्रेड आयरन और मैग्नीज एंड लाइमस्टोन। द बेल्ट लैक्स इन कोल डिपॉजिट एक्सेप्ट नेबेली लिग्नाइट फील्ड। अब लिग्नाइट क्या होता है, ये टाइप ऑफ कोयला होता है ना, लिग्नाइट। तो केरला हैज डिपॉजिट ऑफ मोनोजाइट, थोरियम, बॉक्साइट, क्ले, ये सब मिल रहा है, और गोवा में आपका आयरन मिल जा रहा है। उसके साथ साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पे चले जाएंगे। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में अरावली की तरफ बात हो रही है। अब अरावली में मिनरल्स की कमी तो कोई नहीं है, बट जिस हिसाब से अरावली की आपका दिक्कतें फैल रही हैं, अगर हम इनको आपका खत्म करने की तरफ चले जाएंगे, जैसे आजकल बात चल रही है, दुनिया आपका जो है अरावली के बात कर रही है, अरावली के बारे में बात कर रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में आपका ये बताना कि एक ऐसा इलाका जो कि दुनिया के आपका पुराने ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में से भी है, एक ऐसा इलाका जो कि डेजर्टिफिकेशन को बढ़ने से रोकता है, वरना डेजर्ट अपनी आपका सारी बाहें पसार कर दिल्ली की तरफ, हरियाणा की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ जाएगा। अरावली एक ऐसा रीजन है जिसमें आपका पानी के स्रोत हैं, जब आपका सूखा पड़ जाता है इंडिया के कई सारे पार्ट्स में, वहां पर पानी की कमी पूरी कर देता है वो। उसके साथ साथ आपका बहुत ही क्लाइमेटिक कंडीशन वहां की अच्छी रखता है, और साथ में जो आपका एयर पोल्यूशन फैलता जा रहा है वो कम करने में मदद करता है। अगर इतनी सारी चीजें अरावली में आपको मिल रही हैं, तो आप भी क्या मुहिम चलाना चाहते हैं,
तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो हम तो आपका छोटे लेवल पर ही कर सकते हैं, हमारी बातें आपका सरकार तक पहुंच जाए तो उस लेवल पर आप बताइएगा। सेव आपका अरावली के नाम से आप भी थोड़ा सा आपका ट्रेंड करें, ये अरावली बड़ी जरूरी है हमारे लिए। उसी अरावली की बात कर रहा हूं, राजस्थान में गुजरात एंड मिनरल्स आर एज एसोसिएटेड विद द धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स। धारवाड़ सिस्टम मतलब आपका जो है बहुत पुराने जमाने से आपका जो है सिस्टम आया था। कॉपर जिंक हैज बीन मेजर मिनरल्स। राजस्थान आपका जो है स्टोन्स बनाने में, या जैसे सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, इन सब बनाने में शुरू से आपका जो है बहुत ज्यादा नाम रहा है। तभी तुम सुनते होगे राजस्थान मार्बल वाले, है ना, जगह जगह आपका जो है लोग खोल देते हैं, स्टेट कोई भी हो वहां लिखा होगा राजस्थान मार्बल वाले। तुम क्या आपका जो है घर में बना रहे हो राजस्थान मार्बल वाले, राजस्थान है मतलब वहीं पे मिलेगा ना। फिर उसके बाद जिप्सम एंड फुलर्स अर्थ डिपॉजिट आर आल्सो एक्सटेंसिव। डोलोमाइट, लाइमस्टोन प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर सिस्टम इंडस्ट्री। गुजरात इज नोन फॉर पेट्रोलियम डिपॉजिट। गुजरात के साथ साथ मुंबई हाई हो गया। और फिर हिमालयन बेल्ट है, इट इज अनदर मिनरल बेल्ट वेयर कॉपर, लेड, जिंक, टंगस्टन वगैरह की आपका चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, प्रोवाइड एग्जांपल फॉर ईच कैटेगरी। तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक के अंदर आपका दो तरीके से डिवाइड होता है, एक होता है फेरस मिनरल और एक होता है नॉन फेरस मिनरल। फेरस मिनरल वो होते हैं जिसके अंदर आयरन का कंटेंट ज्यादा पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट। और आयरन ओर इज फाउंड कहां कहां पर, उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। और नॉन फेरस जिसमें आयरन का कंटेंट कम पाया जाता है, एग्जांपल के तौर पर आपका कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया। प्राइमरीली कॉपर आपका एक्सट्रैक्ट करते हैं हम झारखंड से, मध्य प्रदेश बॉक्साइट वाला इलाका है, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन आपका अलग अलग उड़ीसा में भी देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ नॉन मेटालिक मिनरल्स में आप जाएंगे तो फ्यूल मिनरल्स के आपका तरफ चले जाएंगे, जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सब आपका इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। कोयला वगैरह आपका ज्यादातर एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपका झारखंड से, छत्तीसगढ़ से। और अदर नॉन मेटालिक कौन से हो गए, इसमें आपका माइका आ जाता है, माइका के साथ लाइमस्टोन आ जाता है, ग्रेफाइट। माइका इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन झारखंड एंड आंध्र प्रदेश एंड इज क्रूशियल फॉर कौन सी इंडस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए माइका, ठीक है। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मिनरल्स इन इंडिया। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। न्यूक्लियर एनर्जी हैज इमर्ज्ड एज अ बाइबल सोर्स इन रीसेंट टाइम, एनालाइज द स्टेटमेंट। तो एनर्जी, अब क्यों आपका न्यूक्लियर एनर्जी की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि एनर्जी डिमांड आपका देश के अंदर ज्यादा है, जैसे जैसे एनर्जी का कंजम्पशन, न्यूक्लियर एनर्जी उसके बाद आपका जो है कंटिन्यूअस पावर सप्लाई देती रहती है। उसके साथ साथ लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है इसके अंदर, तो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं इसको। एनर्जी की सिक्योरिटी भी है आपका साथ साथ। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी आपका एडवांसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। फिर आते हैं प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चैप्टर की तरफ। इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओरिजिनेट कैसे होता है, तो उसका फेज 1 डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आपका पूछा हुआ है, बट ये पहले के पेपर्स में आपका आया हुआ है, जब से अभी आपका चेंजेस हुए हैं तब से ज्यादा नहीं पूछा ये क्वेश्चन, बट एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है क्वेश्चन किसी भी टाइम पर। तो डेवलपमेंट कैसा है, एक तो मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, और डेवलपमेंट जब भी हम देखते हैं तो डेवलपमेंट का मतलब होता है पॉजिटिव। ग्रोथ आपकी कैसी भी हो सकती है, ग्रोथ आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, बट जब डेवलपमेंट होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा। इरिवर्सिबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी। और फिर कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट बहुत डायनेमिक है, जिसमें सबसे पहले फेज 1 में हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, जहां पर हमने कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को उठाया था, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देख रहे थे हम, है ना। और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को मेजर हम कैसे करते थे, इन टर्म्स ऑफ टेम्परल इंक्रीज, या फिर हम जीएनपी के हिसाब से आपका बात देखते थे। फेज 2 डेवलपमेंट इज ग्रोथ विद इक्विटी, इक्वालिटी नहीं बोला है उसने, इक्विटी की बात की है। बट इवन द कंट्रीज विद हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस्ड स्पीडी राइज इन पॉवर्टी बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अमीरों के पास बहुत पैसा है, गरीबों के पास पैसा ही नहीं है, तो उसके चक्कर में यहां पर ग्रोथ तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, पॉवर्टी भी साथ साथ आती है, क्योंकि इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन आपका बराबर नहीं है। सिंस 1970s द फ्रेज सच एज रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ इक्विटी वर इनकॉर्पोरेटेड, ये लेकर आए शब्द। फेज 3 में आपका डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल पार्ट आए, रिगार्डलेस रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इक्विटी आई। और 1980s के बाद आपका कंसेप्ट फिर लेकर आए, जो कि बहुत तेजी से बढ़ता हुआ गया, वेलबींग ऑफ द सोसाइटी पर फोकस किया, और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता हुआ चल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, ये क्वेश्चन तो आपका जो है मोस्ट रिपीटेड रहा ही रहा है।
अगर आप जितनी बार मुझे आपका मेरे जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने पूछे हैं वो सारे आपका मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आगे एमसीक्यू सीरीज या उसके अलावा कुछ और जो तुम चाह रहे हो वो मुझे आपका कमेंट सेक्शन में जितने ज्यादा अभी जितने कमेंट किए बुक 1 पे उससे डबल कमेंट करके बताना, तभी आपका जो है वो चीजें आराम से आपको मैं देता रहूंगा, टेंशन मत लो। बस तुम अपनी बातें आपका जो है जितने ज्यादा फॉर्म में लिख के दोगे उतना ही फिर मजा आएगा। तो इंदिरा गांधी केनाल को हमने आपका स्टेजेस में बांटा है। अगर फॉलोइंग मेजर्स देखेंगे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। इट इनवाइजेस द प्रोटेक्टिव इरिगेशन। पहले वाले में हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं? प्रोटेक्टिव इरिगेशन के ऊपर, प्रोडक्टिव के ऊपर नहीं, प्रोटेक्टिव के ऊपर। तो स्टेज 1 जो है हमारी एक्सटेंसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, पैस्चर डेवलपमेंट, और इन स्टेज 2 क्रॉपिंग पैटर्न शेल नॉट इंक्लूड वाटर इंटेंसिव क्रॉप। हमने ये सबसे पहली स्टेज में यही बोला था कि हमें वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं उगानी है, जैसे राइस ये सब आपका ये नहीं, हमें ग्राम उगाना है, पल्सेस उगानी है, ये सब है ना। और पीपल जिनको इंकरेज करना है प्लांटेशन क्रॉप्स को ज्यादा उगाने पर, सिट्रस फ्रूट उगाओ तुम यहाँ पर, है ना, खट्टे जैसे संतरा वगैरह आपका जो है, बाकी चीजें देख सकते हो। फिर हमने सीएडी प्रोग्राम चला दिया, है ना, लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज, लैंड डेवलपमेंट एंड लेबलिंग ऑफ बरबंडी सिस्टम, ये बहुत सारी आपका चीजों को इंप्रूव किया। उसके साथ साथ एरिया अफेक्टेड बाय वाटर लॉजिंग एंड सॉइल सैलिनिटी शैल बी रिक्लेम्ड। जहां पर आपका जो है पानी के अंदर बहुत खारापन हो गया है, वाटर लॉजिंग हो गई है, उनको दोबारा से आपका रिवाइव करना है हमें। इको डेवलपमेंट थ्रू एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने के साथ शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन एंड पेस्चर डेवलपमेंट बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट बहुत फ्रेजाइल है और इसी को बचाने के लिए स्टेज 2 की तरफ हम आपका काम कर रहे हैं। सोशल सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। इन द रीजन कैन बी अचीव्ड ओनली इफ लैंड अलॉट्स हैविंग पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर प्रोवाइडेड एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। जो गरीब लोग हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास जमीन कम है, उनको आपका प्रॉपर सपोर्ट दोगे, इकोनॉमिक बैकग्राउंड दोगे, उनको कल्टीवेशन ऑफ लैंड के लिए दोगे, इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराओगे और सपोर्ट गवर्नमेंट की रहेगी, तभी आपका इस इलाके की सोशल सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। और एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी हैव टू डेवलप्ड अलोंग विद अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। मतलब आप सेकेंडरी सेक्टर को भी बढ़ावा दीजिए, टर्शरी को भी दीजिए, बट उसके साथ साथ आपका इन पर फोकस लेकर चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये काम आपको करना है। फिर प्लानिंग कमीशन, ये नीति आयोग का क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वाली आपका जो गाड़ी है, इसको प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर 2015 में आपका लेकर आए थे, 1 जनवरी 2015 मोदी जी ने बनाया था। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर बात करता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। नीति आयोग रिप्लेस्ड बाय प्लानिंग कमीशन विच हैड बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग 5-year प्लान्स कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। अब उसकी जगह आपका जो है लॉन्ग टर्म प्लान्स की जगह हमने इसको आपका जो है फोकस किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ नीति आयोग प्रमोट्स डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे पावर जो है वो सिर्फ सेंटर ही डिसाइड ना करे कि क्या डिसीजन लेने हैं, आप स्टेट से भी पूछें और स्टेट के पास आपका ये पावर होनी चाहिए कि वो हमको आकर बताए, स्टेट सेंटर को आपका जो है थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल करे, जिससे पावर डिसेंट्रलाइज आपका मानी जाएगी कि हम ही होल्ड नहीं कर रहे हैं, हमारी स्टेट्स के पास भी पावर है। ठीक है, जिससे और ज्यादा लोग आपका इंगेज होंगे, स्टेट्स को ये लगेगा कि हमें भी हिस्सेदारी दे रहा है सेंटर, तो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लोकल गवर्नमेंट का आपका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। न्यू स्ट्रक्चर एम्स टू एम्पावर स्टेट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, enhancing their role in developing strategies and local challenges, leveraging regional strength for better economic outcome। ठीक है, उसके बाद टारगेट एरिया प्लानिंग, ये क्वेश्चन भी आपका जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इंट्रोड्यूस किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, है ना। अब ये किस किस इलाके में, जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स हैं आपका इंडिया के अंदर, वहां पर हमें आपका जो है देखना है। recognizing that some areas remain underdeveloped despite having abundant resources। अब बहुत सारे रिसोर्सेज आपका होने के बावजूद भी वो इलाके क्या रह जाते हैं, अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। जैसे झारखंड जैसे इलाके हो गए, हमारे छत्तीसगढ़ जैसे इलाके हो गए, और भी कई आपका जो अदर स्टेट्स हैं, वहां पर हमें क्या चाहिए, टारगेट एरिया प्लानिंग करनी है, जिससे नेसेसरी सपोर्ट एंड रिसोर्सेज आपको उनको देने चाहिए। हमें प्लानिंग कमीशन ने इनिशिएट किया था प्रोग्राम ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट, सीएडी, जो अभी मैं पहले भी पढ़ा कर आया हूं क्वेश्चन में, विच aimed to improve irrigation facilities, agriculture productivity and drought prone area development program, जिससे ज्यादा जॉब क्रिएट हो सकेंगी, उसके साथ साथ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो सकेगा। हम ज्यादातर एम्फेसाइज करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द यूनिक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, और चीजें आपका जो है इंप्रूव होती चली जाएंगी। उसके साथ अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन।
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में एक ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, एक्सप्लेन द सुपर नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। अब सुपर नेशनल हाईवे में दो तरीके के हाईवे आपका डिफाइन किए गए हैं, एक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और एक है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। अब ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है इसको कुछ ऐसे कर आपका डिफाइन किया गया है कि ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपका कनेक्ट करता हुआ जाएगा। 5846 किलोमीटर, 4/6 लेन्स आपका इसमें बिछाई गई हैं। हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर आपका है, जहां पर हम बड़ी बड़ी कंट्रीज को आपका जो है, बड़ी बड़ी सिटीज को आपका जो है कनेक्ट कर उनके मतलब आपका क्या करेंगे, उनके आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसमें आपका जो है कॉस्ट ऑफ मूवमेंट आपका अच्छी हो पाएगी, ये सारे काम करेंगे। नॉर्थ साउथ में आपका क्या हो गया, नॉर्थ साउथ में आपका जो है श्रीनगर से जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी तक कनेक्ट करना है, तमिलनाडु वाली साइड। उसके अलावा अगर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर जाएंगे तो सिलचर इन असम से लेकर आपका पोरबंदर, जो कि 3640 किलोमीटर का है, इसको आपका अच्छा करता हुआ जाना है। एक ये क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भैया, पाइपलाइन का क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आपका क्वेश्चन पेपर के अंदर आप देखा है, सैंपल पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, मतलब हर जगह देखने को मिलता है। तो 5 पॉइंट्स, पाइपलाइन हमारी आपका मोस्ट कन्वीनियंट और एफिशिएंट मोड है। इवन सॉलिड्स भी आपका जो है बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, अगर हम उनको आपका कन्वर्ट कर दें किसमें, पाइपलाइन, छोटे छोटे आपका स्लरी पॉइंट्स में आपको कन्वर्ट कर दें। ऑयल इंडिया लिमिटेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव सेट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, ये भी एक्सप्लोरेशन में, प्रोडक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस में बहुत इन्वॉल्व रहती है। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1959 एज अ कंपनी। एशिया की सबसे पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन अगर किसी ने बनाई थी तो आपका इन्होंने बनाई थी, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1157 किलोमीटर, ऑयल फ्रॉम नाहरकटिया ऑयल फील्ड टू असम इन बरौनी रिफाइनरी इन बिहार। और सबसे पहली आपका जो है ऑयल रिफाइनरी असम में लगाई गई थी जिसका नाम है डिगबोई। फर्स्ट 1700 किलोमीटर लॉन्ग HVJ, ये हजीरा बीजापुर जगदीशपुर आपका जो है लाइन क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन थी, ये गेल ने बनाई थी। गेल भी आपका कंपनी है भारत सरकार की। मुंबई हाई एंड बेसिस गैस फील्ड विद वेरियस फर्टिलाइजर्स। ओवरऑल अगर इंडिया का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो एक्सपेंड करा है 10 टाइम्स, फ्रॉम 1700 किलोमीटर टू 18,500 किलोमीटर ऑफ क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, और ये और ज्यादा बढ़ेगा, 34,100 किलोमीटर तक आपका जाने की कंडीशन इसकी बढ़ रही है। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर पर। अब इंटरनेशनल वाले ट्रेड में चैप्टर में सबसे पहले सी पोर्ट, इनको हम गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेड की कंडीशन में। पहला रीजन आपका ये है कि इंडिया की जो आपका कोस्टल लाइन है ये बहुत बड़ी है। पहले तो ये 7516.6 या इनफैक्ट आपका 7517 कह लो, अब तो ये जब दोबारा से मैपिंग हुई है तो इसको आपका जो है 11,000 किलोमीटर की हमारी आपका क्या हो गई है, हमारी कोस्ट लाइन है। अब इतनी बड़ी कोस्ट लाइन आपका बहुत कम कंट्रीज के पास देखने को मिलती है। तो इंडिया की जो एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन है और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का सबसे बड़ा फायदा होता है, जिसकी वजह से हमारे जो आपका सी पोर्ट है ये गेटवे की तरह काम करते हैं, ठीक है। और ग्लोबल ट्रेड आपका बढ़ाने में सबसे ज्यादा रोल इन्हीं का रहेगा। पोर्ट्स जैसे आपका मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, इनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। इनकी कनेक्टिविटी सीधे मिडिल ईस्ट से, अफ्रीका से, यूरोप से आपका डायरेक्ट पड़ती है, जिससे हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा। इंटरनेशनल पोर्ट, इंडियन पोर्ट्स हैव बीन इंटीग्रल ट्रेड सिंस एंशिएंट टाइम, जहां पर हम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के साथ भी आपका देखते थे, ब्रिटिशर्स भी अपने यहाँ जब सामान पहुंचाते थे तो हमारे सी पोर्ट के रास्तों से लेके जाते थे। इसीलिए इसका बड़ा क्रूशियल रोल है आपका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, दोनों में आपका देखेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस से इंडियाज पोर्ट्स कंटिन्यू टू प्रोवाइड मेंटेनिंग एंड एक्सपेंडिंग इंटरनेशनल ट्रेड कंडीशंस। उसके बाद अब कई सारे पोर्ट्स की बात कर रखी है, जैसे कांडला, JNPT मुंबई में है, ठीक है। इनका वॉल्यूम ऑफ कार्गो बहुत अच्छा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंडीशन अच्छी है, आयरन और कंज्यूम करके आपका जो भेजा जाता है। इनकी कैपेसिटी ऑफ हैंडलिंग अच्छी है, 20 मिलियन टन्स 1951 में थी, अब आज की कितनी हो गई है, अब आजकल आपका जो है 837 मिलियन टन्स बढ़ गई है 2016 के डेटा के हिसाब से। मॉडर्नाइज कर दिए हैं हमने बहुत सारी चीजें, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो गई है, नए सारे पोर्ट्स आपका बना रहे हैं जो कि हमारे वर्ल्ड लेवल पर कंपीट कर पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहे हैं, और इसीलिए पोर्ट सर्व एज अ क्रूशियल लिंक बिटवीन इंडियाज हिंटरलैंड एंड इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। तो अब पोर्ट्स के नाम आपका तुम्हें याद होंगे तो अच्छे से तुम इस आंसर को लिख दोगे। एयर ट्रांसपोर्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस बात को भी आपका मेंशन करना है। एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बट इट इज वेरी कॉस्टली। बीइंग फास्ट इट इज प्रेफर्ड बाय द पैसेंजर फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। सबसे पहले वैल्यू कार्गो कैन बी मूव्ड रैपिडली एज वर्ल्ड वाइड।
इट इज ऑफन ओनली मीन्स टू रीच इनएक्सेसिबल एरियाज, जहां आप कहीं नहीं पहुंच सकते तो वो आप कहां से पहुंच सकते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। कनेक्टिविटी में इसने रेवोल्यूशन ला दिया पूरे वर्ल्ड के अंदर। फ्रिक्शन क्रिएटेड बाय माउंटेनियस स्नोफील्ड्स और इनहॉस्पिटेबल डेजर्ट टेरेन्स, जहां पर हम पहले नहीं पहुंच पाते थे वहां भी हम पहुंच रहे हैं। नदर्न कनाडा अनहिंडर्ड बाय द फ्रोजन ग्राउंड इन हिमालयन रीजन, चाहे कोई भी रूट हो वहां पर ये पहुंच पा रहे हैं। एट प्रेजेंट नो प्लेस इन द वर्ल्ड इज मोर देन 35 hours away. The starting fact has been made possible due to people build fly airplanes. और ट्रैवल आपका जो है बेसिकली बहुत आवर्स में आपका मेजर करते हैं हम, जिससे आपका चीजें आसान हो सके। फ्रीक्वेंट एयर सर्विसेज आर अवेलेबल टू मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके साथ साथ आते हैं ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशू। इसमें सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन का एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है। लैंड डिग्रेडेशन ह्यूमन मेड आपका प्रोसेस है, हार्मफुल होती जा रही है, नेचुरल प्रोसेस इन इंडिया। इस स्टेटमेंट को एनालाइज कीजिए। तो लैंड डिग्रेडेशन इज जनरली अंडरस्टूड ईदर एज टेम्पररी फॉर परमानेंट डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ लैंड, या फिर आपका इसके कौन कौन से फैक्टर हैं उसमें सबसे पहले आता है सॉइल इरोजन, वाटर लॉजिंग, सैलिनाइजेशन, एल्कलाइजेशन ऑफ लैंड। फिर लैंड इज कॉन्स्टेंटली यूज विदाउट मैनेजिंग इट्स फर्टिलिटी, बार बार उसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं जिससे उसकी लैंड क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है, प्रोडक्टिविटी डिग्रेड होती जा रही है। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपका इन चीजों के ऊपर। लैंड डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय ह्यूमन प्रोसेस आर मोर हार्मफुल देन नेचुरल प्रोसेस इन इंडिया। Man-made degraded wasteland such as degraded shifting cultivation areas, degradation land used plantation crop, degraded forest, mining and industry waste are 5.8% of the total geographical area. झारखंड जैसी स्टेट में, छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर माइनिंग की जाती है तो सारे पेड़ आपका काट दिए जाते हैं। स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ओवरग्रेजिंग बहुत है, ये आपका लैंड डिग्रेडेशन का एक इंपॉर्टेंट रीजन है। उसके बाद नॉइस पॉल्यूशन हजार्डियस हो गया है आपका जो है सिटीज के अंदर। एक्सप्लेन बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल। नॉइस पॉल्यूशन हजार्डियस होता गया है। विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर हैज इंक्रीज, और ये ट्रैफिक जो कंट्रोल वाला होता है ये सबसे न्यूसेंस टाइप का आपका नॉइस पॉल्यूशन है। ज्यादातर लोग आपका क्या होने लग गए हैं, प्रॉस्पेरस होने लग गए हैं, लोगों को आपका सिटीज में रहकर आपका वेल्थ आ गई है, और फिर जब बढ़ने लग गए हैं तो नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स लोग आप प्रेफर करते हैं रादर देन किसी भी आपका जो है ट्रांसपोर्ट से गवर्नमेंट वाले। उसमें सही भी है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट आपका उस लेवल का है भी नहीं। मेट्रो को छोड़ दो, मेट्रो आपका जो है फास्ट है बट मेट्रो की उतनी सप्लाई भी अच्छी है बट वो उतने ज्यादा पैसेंजर को आपका कैरी नहीं कर पाती, फिर पहले इतनी भीड़ रहती है, ओवर क्राउडेड रहते हैं मेट्रो। तो दिक्कत ये आती है कि अब आपका जो है सबके पास अपने प्राइवेट हैं, सबको आपका लंबे लंबे घंटों घंटों आपका जाम में फंसा रहना पड़ता है। पीक आवर्स में तो आपका जो है जाम की कोई कंडीशन ही नहीं है, अब सब आपका हॉर्न बजा रहे हैं तो फिर नॉइज पॉल्यूशन आपका बढ़ जाता है। रोड्स में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत आपका एक समस्या है हमारी, ठीक है। स्मॉल एंड कॉटेज फैक्ट्रीज, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये सबसे बड़ी आपका जो है, अब तुमने बराबर में तुम्हारे घर बन रहा है तो वो घर बनते बनते आपका जो है लगातार, शर्मा जी का घर है, मिश्रा जी का घर है, उनमें जब लगातार ग्रिल मशीन चलती रहती है तो वो उससे और ज्यादा इरिटेशन हो जाती है, ठीक है। और फिर हम लास्ट में रिलीजियस एक्टिविटीज, सोशल फंक्शन, रैलीज, इन सब की वजह से भी आपका नॉइज पॉल्यूशन को हमने बताया है कि ये ज्यादा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि आपका पेपर में लगातार पूछे गए हैं, और इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड भी हैं कि शायद वापस रिपीट हो जाएं। मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हारे पेपर के अंदर डायरेक्ट आ जाएंगे, वो तो हम जब पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ ही आपका मिल रहे हैं, बट ये तुमने एज एन डिमांड की है कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को आपका लेकर आओ, तो ये वही क्वेश्चन है। इनको अपने पेपर के लिए संभाल के रखना, अपने बोर्ड्स वाले पेपर के पहले जो प्री बोर्ड की आपका जो है तुम्हें लड़ाई लड़नी है उनके में भी काम आएंगे, और उम्मीद करता हूं कि तुम्हें इससे आपका काफी कुछ सीखने को मिलेगा और तुम्हें कई सारे आंसर्स आपका रखे रखाए मिल जाएंगे जो कि तुम्हें बहुत सारी मेहनत लगानी पड़ेगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर द ओनली होप ऑफ योर पेरेंट्स, डोंट लेट देम डाउन। अपने आप को ऊपर उठाओ, लगातार आपका मेहनत करते रहो, क्योंकि अब वो समय आ गया है जहां पर तुम्हें इतिहास रचकर जाना है, और जब घर से निकले हो तो इतिहास रच के ही जाएंगे। कहर मचा दो, मैं तुम्हारे साथ हूं जब तक तुम अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाओ। तब तक के लिए जय हिंद।